हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप सीटेट दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारी ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी पीवाईक्यूज को विधिवत तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारे ये 30 क्वेश्चन सीडीपी के रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन पेपर हमारा 11 जनवरी 2023 को जो फर्स्ट पेपर हुआ था, ये उसी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और 11 जनवरी 2023 का जो सेकंड पेपर था, उसके सीडीपी के क्वेश्चंस हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। तो आइए, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूबल क्वेश्चंस हैं। और हमारी देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, यदि आप पीछे कई बार एग्जाम दे करके भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन को विधिवत तरीके से समझा देते हैं, ऑप्शंस को समझाते हैं, कोई ऑप्शन जो गलत है वो क्यों गलत है, अगर क्वेश्चंस में कठिन शब्द हैं तो उनका भी मतलब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रॉपर अर्थ क्या है। क्वेश्चंस का आंसर आप तभी सटीक तरीके से दे पाएंगे जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाएंगे, जब आप सही तरीके से ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि चलना किसके माध्यम से हासिल हो सकती हैं। जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि लिखना के लिए डैश की आवश्यकता होती है। प्यारे दोस्तों, यहां पे बात हो रही है व्हाइल बायोलॉजिकली डैश एबिलिटीज सच एज वॉकिंग कैन बी गेन्ड थ्रू किसके माध्यम से। जैविकीय योग्यताएं जैसे कि चलना, चलना क्या है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए चलना कौन सी योग्यता है, प्राथमिक योग्यता है कि द्वितीयक योग्यता के अंतर्गत आती है। चलना जो है यह प्राथमिक योग्यता के अंतर्गत आती है। चलना हो गया, बोलना, जो चीजें हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आती हैं, जो चीजें हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आती हैं, एटमॉस्फेयर के साथ जिन्हें हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं, वो प्राथमिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे चलना, चलना स्वाभाविक है क्योंकि आप उस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रिया, यानी कि आप उस एटमॉस्फेयर में इंटरैक्ट करके चलना अपने आप सीख जाते हैं। भाई, शुरुआत में थोड़ा उंगली पकड़ के आपको चलाया जाता है, फिर आप सीख जाते हैं, ठीक है। तो चलना हो गया, बोलना हो गया, और भाषा को समझना हो गया, सुनना है, उसके ऊपर क्या, सुनने के बाद क्या रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, चीजों को देखना, पहचानना, खेलना, ये सारी स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो हम अपने एटमॉस्फेयर से अपने आप ही सीख लेते हैं। तो जो चीजें हम अपने आप सीख लेते हैं वो हमारी प्राथमिक के अंतर्गत आती हैं। तो जैविक प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, एटमॉस्फेयर के साथ आनंदमयी अंतःक्रियाएं, यानी कि हम अपने पर्यावरण के साथ आनंदमयी तरीके से खुशी खुशी इंटरैक्ट करके समाज के साथ चीजों को हम सीख लेते हैं, आनंददायी अंतःक्रियाएं के माध्यम से हासिल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि चलना, बोलना, सुनना, समझना, देखना, खेलना, ठीक है। अब देखिए, जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि लिखना। प्यारे दोस्तों, लिखना, इसके लिए क्या है, इस लिखने के लिए आपको स्पष्ट अनुदेशन की जरूरत होगी, आपको इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, ये आपकी द्वितीय क्रिया है। लिखना जैविकीय द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है। अब भाई, लिखने के लिए लिखना द्वितीय क्रिया क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखना आप अपने आप उस प्रकार के माहौल में रह करके सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। भले ही आपके परिवार में 10 लोग हो, 10 लोग बढ़िया पढ़े लिखे हैं और आप एक भी दिन स्कूल नहीं गए, तो आप लिखना नहीं सीख पाएंगे जब तक आप प्रॉपर तरीके से आपको कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए, सिखाया ना जाए, विद्यालय ना भेजा जाए, तब तक आप पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे। आप चलना, बोलना सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे। ये क्या है? ये द्वितीय क्रिया हो जाएगी। लिखना क्या है? लिखना आपकी द्वितीय क्रिया है। चाहे देखो, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, या मैथमेटिकल रीजनिंग हो जाए, या जैसे मैप को समझना, मैप भी आप तभी समझेंगे जब आपको कोई दूसरा समझाएगा,
ठीक है, या जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाना है, जैसे ढोलक कैसे बजाना है या गिटार कैसे बजाना है, ये भी आपका द्वितीयक में ही आता है। कुल मिलाकर के जो चीज हमें कोई दूसरा समझाए, जो चीज हमें कोई दूसरा सिखाए प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन दे करके, वो हमारा सेकेंडरी में आता है। तो जैविकीय द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखना स्पष्ट अनुदेशन के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है? नहीं भैया, आनुवंशिकता के साथ जो है कि वातावरण, पर्यावरण भी लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी के साथ में इन्वायरमेंट जरूरी है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल जैसे भाई मनुष्य है, जहां पे वो पैदा हुआ, उसके बाद जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा वैसा वो बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके से समझिए, मैंने पहले भी समझाया था, एक गेहूं है, गेहूं का बीज है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से, एक गेहूं का बीज है, वो अपने पेरेंट्स से सारे गुण लेकर के आया है। अब उस बीज को आप जिस प्रकार के खेत में बोते हैं, फिर वो उस बीज के अंदर क्वालिटी सारी हैं कि वो जो है कि अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, उसके अंदर फिर वो फलेगा, फूलेगा, उसके अंदर बाली आएगी, फिर वो बढ़िया गेहूं बनेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने उसको बीज तो दिया, खेत में बो दिया, अब आप उसको सही समय पर पानी मत दो, सही समय पर खाद मत दो, जब उसको बहुत बढ़िया कड़ाके की ठंड की जरूरत है, ठंड ना मिले, पकने के लिए उसको बढ़िया गर्मी ना मिले, तो क्या वो उस तरीके का बीज बन पाएगा? क्या वो इस तरीके का गेहूं बन पाएगा जैसा उसको बनना था? नहीं बन पाएगा। क्वालिटी उसके अंदर सारी थी, लेकिन उसको सही एटमॉस्फेयर ना मिला, इसलिए वो खराब हो गया गेहूं, है ना। तो वही चीज एज इट इज मनुष्य के ऊपर लागू होती है कि आप अपने पेरेंट्स से गुण तो सारे लेकर के आए थे, लेकिन आपको बाहर का एटमॉस्फेयर उस तरीके का नहीं मिला। मान लीजिए मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी आती हो, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूं, लेकिन मैं अब जो गा सकता हूं वो तो मैं गा सकता हूं, लेकिन मुझे उस तरीके का बढ़िया एटमॉस्फेयर ना मिले, कोई सिखाने वाला ना मिले, तो क्या मेरे अंदर की क्वालिटी डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, यदि एटमॉस्फेयर मिल जाता तो डेवलप हो जाता। तो डेवलपमेंट के लिए क्या है? आनुवंशिकता के साथ में पर्यावरण बहुत जरूरी है, दोनों साथ में चलते हैं। ये गलत हो गया। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है प्यारे दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको चीज पकड़ने के लिए दो, तो वो उस चीज को पकड़ने के लिए हाथ भी चलाएगा, पैर भी चलाएगा, मुंह भी चलाएगा, पूरी बॉडी मूव करेगा वो, है ना, पकड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है कि मुझे इसको मुंह से नहीं, पैर से नहीं, हाथों से पकड़ना है, विशेषता की तरफ जा रहा है। फिर धीरे धीरे उसको पेंसिल पकड़ना सिखाओ, है ना। जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, पेंसिल शुरुआत में बच्चा कैसे पकड़ता है? पूरे हाथ से पकड़ता है। फिर धीरे धीरे वो एक विशेष अंगों की तरफ जाता है कि मुझे सिर्फ 3 फिंगर का यूज करना है, एक अंगूठा, 2 फिंगर का यूज करके पेंसिल पकड़नी है। पहले पूरा जिस चीज को पकड़ने के लिए पूरी बॉडी मूव कर रहा था, फिर समझा कि धीरे धीरे हाथ का यूज करने लग गया, फिर धीरे धीरे फिंगर्स का। तो वो सामान्य से विशेष की तरफ जा रहा है कि इसके लिए मुझे एक विशेष अंग की जरूरत है ना। तो ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। विकास बाहर से केंद्र की तरफ नहीं होता, विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है, विकास केंद्र से बाहर की तरफ आता है। और जब विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ आता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। विकास सिर से पांव की तरफ बढ़ता है, ये बात ठीक है, विकास जो है वो सिर से पांव की तरफ जाता है, जिसको हम हेड टू टो भी कहते हैं, हेड टू टो भी कहते हैं। और इसको सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें बच्चा सिर से पांव की तरफ डेवलप होता है। बच्चा पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने हाथों को, बॉडी को, बाद में पैरों को। तो विकास सिर से पांव की तरफ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई। कहता है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है या संस्था है? प्राथमिक समाजीकरण यानी कि जहां वो सबसे पहले समाज के तौर तरीके सीखते हैं, कौन सिखाता है भाई? सबसे पहले समाज के तौर तरीके, समाज के नियम, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसकी भाषा क्या है, मूल्य क्या है, आदर्श क्या है, सबसे पहले कौन सिखाता है? सबसे पहले उसका अपना निकटतम परिवार वो ये सारी चीजें सिखाता है ना भाई। जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसके माध्यम से बच्चा अपने जो लाइफ के जो अर्ली टाइम होता है, जो प्रारंभिक समय होता है, उसमें सामाजिक नियम क्या है, भाषा, मूल्य, व्यवहार, आदर्श, इन सब चीज़ों को सीखता है, ठीक है। और अब जैसे इसमें निकटतम परिवार क्या है, ये समाजीकरण का प्रमुख स्रोत माना जाता है, जिसमें हमारा घर परिवार, हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे सांस्कृतिक धारणाएं हो गई, धार्मिक संगठन हो गए, मुद्रित संचार माध्यम, प्रिंट मीडिया, ये सारे द्वितीयक समाजीकरण के हिस्से में आते हैं, जो बच्चा बाद में सीखता है, ठीक है। ये चीजें बच्चा बाद में सीखता है। निकटतम परिवार में जैसे माता पिता, घर परिवार, पास पड़ोस, नातेदारी, आपका फ्रेंड सर्कल, ये सारी प्राथमिक संस्थाएं हैं, ये सारी सेकेंडरी हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? कहां पे कर सकते हैं? कहां पे आकर के बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है? रिवर्सिबिलिटी का गुण कहां पे शुरू हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर के ये चीज बच्चों के अंदर शुरू हो जाती है। यहाँ पे बच्चा 7 से 11 साल का है, अब वो ये समझने लग जाता है कि अगर 5 + 3 = 8 होता है तो 8 - 3 = 5 कैसे हुआ, वो यहाँ पे चीजों को समझना शुरू कर देता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर पता लग जाता है बच्चे को कि बर्तन बदल गया है, बर्तन बदल सकता है, मिट्टी उतनी ही रहेगी, या मिट्टी का साइज बदल सकता है, उतनी ही रहेगी, या गिलास तो बदल दिया गया है, गिलास में पानी उतना ही है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे बच्चा सीखने लगता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ थ्योरी। यहाँ पे बच्चा 7 से 11 साल का बच्चा होता है। इस अवस्था तक समस्याओं के प्रति वो संवेदनशील और चिंतित होने लगता है। हालांकि इतनी ज़्यादा क्रमबद्धता अभी नहीं आती है बच्चे के अंदर, लेकिन बच्चों में सामान्यीकरण गुण आ जाता है और यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है। जैसे मिट्टी का आकार बदल सकता है पर उसका आयतन नहीं बदलता, बर्तन बदल सकता है लेकिन उसमें पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। बच्चा यहाँ पे संरक्षण का गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। बच्चे के अंदर रिलेशनशिप का गुण आ जाता है। जैसे चीज़ों को घटते बढ़ते क्रम में वस्तुओं को लगाने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। 4 × 2 = 8 है तो 2 × 4 = भी 8 ही होगा। वर्गीकरण बच्चे के अंदर आ जाता है। बहुत सारे कारकों के आधार पर चीज़ों को उनका वर्गीकरण करने लग जाते हैं, ठीक है। रंगों के आधार पर, आकार के आधार पर और क्वालिटी के हिसाब से चीज़ों को वर्गों उपवर्गों में बांटने लग जाता है। ये सारी क्वालिटी बच्चों में 7 से 11 वर्ष में आ जाती हैं। इतनी बात समझ में आई। ऑप्शन आपका जो सी है 7 से 11 साल का, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संवेदी ये तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है जहाँ पे बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को देख करके, छू करके, है ना, चीज़ों को समझ रहा होता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है जहाँ पे बच्चा सिर्फ बड़ी गिलास को देख के कहता है कि इसमें पानी ज़्यादा है ना। ये नहीं देखता कि ये पतला और लंबा है, जो ये देखता है कि अगर ये ज़्यादा लंबा है तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। ये चीज़ यहाँ पे होती है बच्चे के अंदर। और यहाँ पे बच्चा 2 से 7 साल का होता है। यहाँ पे बालक 2 से 7 साल में जो जीववाद का गुण उसके अंदर आ जाता है। कहता है कि जैसे अगर उसको टेबल से चोट लग जाए तो अगर टेबल को मार दो तो उसको लगता है कि टेबल को पीट दिया, अब जो है इसको भी चोट लगी होगी। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, ठीक है। और फिर मूर्त संक्रियात्मक तो उसके अंदर प्रतिवर्त यानी कि रिवर्सिबिलिटी का गुण आ ही जाता है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो रिवर्सिबिलिटी का गुण है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। और ऑप्शन यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नीचे कहता है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूद स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो स्कीमा किसी चीज़ को लेकर के हमारे अंदर बना हुआ है उसमें हम नए स्कीमा को ला करके फिट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसको एसिमिलेशन कहा जाता है, इसको समावेशन कहा जाता है। आइए इसकी थ्योरी समझा देता हूँ। ये पियाजे की थ्योरी यदि आपने नहीं पढ़ी तो इसको पढ़िएगा, हमने डिटेल में इसको समझाया है। देखिए एसिमिलेशन का गुण कहाँ पे है भाई? एसिमिलेशन ये रहा, आत्मसात्करण जिसको कहते हैं, जो कि ये एडॉप्टेशन का ही पार्ट है। एडॉप्टेशन में 2 क्रियाएं होती हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है या आत्मसात्करण कहलाता है।
पूर्व ज्ञान को, यानी कि जो स्कीमा आपके अंदर पहले से बना हुआ था उसी स्कीमा में आप नई चीज़ें फिट कर रहे हो, नई चीज़ें ला करके सम्मिलित कर रहे हो, ये आपका एसिमिलेशन होगा। बच्चे के अंदर इस काले डॉग के प्रति स्कीमा बना हुआ था कि ये काला डॉग, इसको बताया गया कि इसके दो कान और 4 पैर और पूंछ होती है, मूंछ होती है, इस तरीके से भौंकता है ये। फिर वो नए जानवर को देखता है, इस डॉगी को कहता है ये क्या है, फिर वो इससे इसकी तुलना करता है और फिर अपने स्कीमा में एक नया स्कीमा जोड़ लेता है कि हाँ भाई जरूरी नहीं है कि कुत्ता काला ही हो, कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है, कुत्ता भूरा भी हो सकता है। तो इसने अपने इस स्कीमा में ये वाला स्कीमा फिट कर लिया, जोड़ लिया। इसको कहते हैं आत्मसात्करण। और जब बालक अपने पूर्व अनुभव में परिवर्तन करे, बदलाव लाए, संशोधन करे, तालमेल बिठाए, तब उसको अकोमोडेशन कहते हैं। उसने, बच्चे ने बिल्ली को देखा, अब वो समझ गया कि जरूरी नहीं है कि 4 पैर वाला, 4 पैर मूंछ पूंछ वाला जानवर कुत्ता ही हो, वो बिल्ली भी हो सकता है, वो शेर भी हो सकता है, वो टाइगर भी हो सकता है। उसने यहाँ पे परिवर्तन किया, ये अकोमोडेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समावेशन राइट हो जाता है। मैंने आपको अकोमोडेशन भी समझा दिया, जहां पूर्व अनुभव में बच्चा परिवर्तन करे, जहां बच्चा पूर्व अनुभव में परिवर्तन करे, तालमेल बिठाए, वो होता है अकोमोडेशन। और पुराने स्कीमा में नए स्कीमा को जोड़ ले, वो होता है एसिमिलेशन। ठीक है, वर्गीकरण यहाँ पे है नहीं, संकल्पना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए भाई। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? यानी कि किसको महत्व दे रहा है यहाँ पे? डिस्कशन और डिबेट को। ठीक है, कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके किसी टॉपिक को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट चल रही है। कौन महत्व देता है भैया इसमें? बीएफ स्किनर के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत? नहीं, वो इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने भी चर्चा वाद विवाद को महत्व नहीं दिया। लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते, कम्युनिकेशन करके, वार्तालाप करके, डिस्कशन डिबेट्स करके, एक दूसरे का सहयोग करके ही तो बेहतर तरीके से सीखता है। ये कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में जो है कि चर्चा, वाद विवाद, सहयोग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, ये कहते हैं बच्चा तब तक बेहतर नहीं सीखता जब तक वो समाज के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, लोगों के बीच नहीं जाता, लोगों के बीच उठता बैठता नहीं है, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, तब तक बेहतर नहीं सीखता। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये इन्होंने अवचेतन मन और विचार तथा इच्छाओं पर आधारित पॉइंट दिए हैं, तो इनका भी वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझता देखकर उसके टीचर ने उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ हिंट देने का निर्णय लिया। यानी कि एक बच्चा सवाल हल कर रहा था, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको समझ नहीं आ रही थी। टीचर ने सोचा क्यों ना थोड़ी लैंग्वेज को सरल कर दिया जाए ताकि बच्चा क्वेश्चन को समझ ले। मैं इसको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि सवाल हल कर ले। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? खूब आपको पता होगा। क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं, या फिर आत्मसात्करण कहते हैं। एसिमिलेशन जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा जीन पियाजे के उसमें थ्योरी में, है ना, एसिमिलेशन अभी जस्ट ऊपर पढ़ा आपने। तो जब टीचर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करने का निर्णय लेती है, बच्चे को थोड़ा हेल्प करने का निर्णय लेती है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इसको पाड़ या ढांचा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चा जब किसी क्वेश्चन से जूझ रहा होता है तो टीचर थोड़ा हेल्प कर देता है, और उसको हो सकता है कि सवाल लगा रहा है तो नहीं कुछ तो फॉर्मूला बता दिया, चलो भाई हमने फॉर्मूला बता दिया, बाकी सवाल अपने आप लगाओ। ठीक है, एक टेम्पररी हेल्प, कुछ समय के लिए थोड़ी सी हेल्प बच्चे को दे दी जाती है, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इमिटेशन यहाँ पे, अनुकरण यहाँ पे है नहीं, क्योंकि अनुकरण का कॉन्सेप्ट जो है मुख्य रूप से अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था इमिटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेंडूरा ने बताया कि लोग जो है वो दूसरे के व्यवहार को देख करके उसे दोहराते हैं, यानी सीखते हैं। इमिटेशन यानी कि नकल करते हैं, दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखना, दोहराना, यही क्या है? ये अनुकरण है, ये इमिटेशन है। अल्बर्ट बेंडूरा का कॉन्सेप्ट है ये। कंडीशनिंग की बात करें, अनुकूलन की बात करें, कंडीशनिंग का मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस जिसमें कोई एक विशेष जो बिहेव है, एक व्यवहार है,
उसको दोहराने के लिए एटमॉस्फेयर से या उस प्रकार के परिवेश से जो हमें संकेत मिलते हैं, जो अनुभव मिलते हैं, उसके आधार पर हम उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं या प्रशिक्षण भी कहा जाता है। जैसे पावलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसमें कुत्ते ने घंटी की आवाज से खाना मिलने का संबंध सीख लिया था। ठीक है, आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेना। ओके, सारे ऑप्शंस क्लियर होते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए भाई। क्वेश्चन कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं व्यक्तियों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का, या फिर कागज कलम आधारित परीक्षा का, चित्रकला का, या फिर रिपोर्ट कार्ड्स का? किसका उन्होंने उपयोग किया था? तो उन्होंने बच्चों के सामने क्या किया था? एक कहानी रखी थी। किसकी कहानी रखी थी? हिंज नामक व्यक्ति की एक कहानी बच्चों के सामने रखी, एक काल्पनिक कहानी बच्चों के अंदर रखी। देखिए परिकल्पित स्थितियां, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इसका मतलब है ऐसी काल्पनिक या एक सोची समझी सिचुएशन, सोची समझी रणनीति, सोची समझी परिस्थिति या सिचुएशन जिन्हें रियल लाइफ की तरह समझा जाता है लेकिन रियल होती नहीं है। ठीक है, बालक की सोच या डिसीजंस लेने की क्षमता और उसका मोरल जो उसका रीजनिंग है, उसको समझने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कहते हैं। वही यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने रखा हिंज की कहानी। ओके, जो कि परिकल्पित स्थिति थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म का समर्थन करने वाले कहते हैं बच्चा कौन है? बच्चा ज्ञान का निर्माता है, बच्चा अन्वेषक है। ठीक है, वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बाल केंद्रित पाठचर्या को महत्व देते हैं, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शैक्षिक प्रविधियों को महत्व देते हैं, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को महत्व देते हैं, या फिर चिंतन के अभिसारी तरीकों को महत्व देते हैं। रचनावाद बाल केंद्रित पाठचर्या को महत्व देता है, जिसमें कहता है कि पाठचर्या ऐसी हो जो बच्चे के अनुसार हो। ठीक है, यानी कि बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखे, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए। आपकी पाठचर्या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, कि हर बच्चे के अनुसार वो होनी चाहिए, जैसा बच्चा है उसके हिसाब से ही पाठचर्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बात सही है। सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शैक्षिक प्रविधियां नहीं, नॉन रिस्पॉन्सिव नहीं, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है, खाली रिस्पॉन्सिव होता तब ये सही हो जाता। व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अभिसारी नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को महत्व देते हैं। इसलिए सारे ऑप्शन गलत, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए भाई। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था लेकिन इसकी लैंग्वेज चेंज थी। ठीक है, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज है। देखिए, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं? नहीं, ये जो IQ टेस्ट है ना, ये सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि जो IQ टेस्ट हैं ये मोस्टली अमेरिका जैसे देशों में डेवलप किए गए। तो जब अमेरिका जैसे देशों में डेवलप किए गए तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी तो अलग है, हमारे यहाँ का अलग है। वही टेस्ट अगर यहाँ भारत में आकर के अप्लाई करोगे बच्चों पे तो रिजल्ट उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए चीज़ें अलग हैं, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग है, उनका जो कल्चर है वो भी अलग है। वहाँ के बच्चों का स्वास्थ्य अलग हो सकता है, उनको हो सकता है वहाँ अलग न्यूट्रिशंस या उनको किस प्रकार का भोजन मिल रहा है, हमारे यहाँ भोजन किस तरीके का मिल रहा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, हमारे यहाँ सोसाइटी कैसी है, इस सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है भाई। तो ये सांस्कृतिक विविधता को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखता, ये हटा दो। बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, विभिन्न क्षमताएं, ये नहीं कहते कि बच्चों के अंदर विभिन्न क्षमताएं होती हैं, ये बुद्धि को एक सामान्य कारक के रूप में मानते हैं। परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, ये बात सही है। देखिए, जो भी हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, उस पर जो पर्यावरण के प्रभाव पड़ेंगे ये उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका जैसे देशों में डेवलप हुआ टेस्ट यहाँ उस तरीके का खरा नहीं उतरेगा। स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते, वही तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ,
पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ये नजरअंदाज कर रहे हैं। पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका व्यवहार और उसकी परफॉर्मेंस, उसके आसपास का जो वातावरण है और उसका जो रियल लाइफ है, उसका असर पड़ता है उस चीज़ों पर। ठीक है, तो आईक्यू परीक्षणों की जो आलोचना है वो इसीलिए होती है क्योंकि ये परीक्षण अक्सर इस बात को पूरी तरह देखते ही नहीं है कि बच्चे का पर्यावरण क्या है। ठीक है, वो किस प्रकार के पर्यावरण में पला बढ़ा है। ठीक है भाई, हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली हो, अच्छे संसाधन मिले हो, सीखने के बेहतर अवसर मिले हो, तो उनका आईक्यू परीक्षण भी तो बेहतर हो जाएगा ना। और पारिवारिक स्थिति में जैसे मैंने बात की थी कि उनका परिवार का आर्थिक स्तर कैसा है, सामाजिक स्तर कैसा है, पेरेंट्स की शिक्षा कैसी है, घर में मिलने वाला समर्थन बच्चों का कैसा है, उसका भी तो बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट पड़ता है, उसकी बुद्धि पर भी उसका डेवलपमेंट, उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो भी चीज़ देखी जाएगी। हमारे यहाँ भारत में क्या है, चलो अब थोड़ा समझने लग गए हैं कि बच्चों को मारना कूटना नहीं चाहिए। नहीं, हम लोगों को तो खूब मारा कूटा जाता था, उसका प्रभाव पड़ता है। और विदेशों में बच्चों को जो है कि शुरुआत से ही उनको छूट दी जाती है, वो अपने अलग डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। भैया तुम संस्कृति को जो विविधता है उसको ध्यान में रखते नहीं हो। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा और विचार के बारे में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। कहता है कि जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। नहीं नहीं नहीं, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग जो है सोच पहले विकसित होती है, विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, यानी कि पहले संज्ञान डेवलप होगा। ठीक है, संज्ञान का मतलब यहाँ पे आपका सोच, आपके विचार वो पहले आएंगे, भाषा बाद में आएगी, इसलिए गलत हो गया। अगला पॉइंट, लेव वायगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, गलत है भाई, क्योंकि वायगोत्स्की ने यही तो सिद्ध किया है, यही तो कहते हैं वो कि हमारे अंदर सोच विचार आता है वो भाषा के माध्यम से ही आता है। पहले भाषा आती है फिर विचार हो आता है, पहले भाषा आएगी फिर चिंतन होगा, यही तो उन्होंने सिद्ध किया है। ये भी गलत हो जाएगा। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, यानी कि चिंतन भाषा पर डिपेंड है। नहीं नहीं, फिर वही बात, गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चिंतन भाषा पर डिपेंड नहीं है, ये कहते हैं कि जो सोच है, जो विचार है, वो भाषा से पहले आता है। मतलब बच्चे पहले चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सोचते हैं, इसके बाद वो उस थॉट को सामने रखने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पहले थॉट फिर लैंग्वेज आएगी। ठीक है, ये भी गलत हो गया। लेव वायगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाध्य कर देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, सुसाधित कर देती है। अब यहाँ पे अगर हम सुसाधित का मतलब क्या होता है? सुसाधित का मतलब होता है सजेस्टेड दैट इनेबल्स टूल्स फॉर थिंकिंग। सुसाधित का मतलब यहाँ पे है किसी भी प्रोसेस को सरल करना, प्रभावी बनाना, बेहतर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो विचार को क्या कर देती है? सरल कर देती है, प्रभावी बना देती है, बेहतर कर देती है। यहाँ जो लैंग्वेज है वो एज अ टूल है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एज अ टूल है जो हमारे थॉट्स, हमारी चिंतन प्रक्रिया को आसान कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। जेंडर क्या है? जैविक निर्मित है या फिर सामाजिक निर्मित है, चिकित्सीय है या फिर यादृच्छिक है? जेंडर, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर। दोनों चीज़ें हिंदी में दोनों को लगभग लिंक कहते हैं। सेक्स हमारा जैविक है और जेंडर जो है हमारा वह सामाजिक है, यानी कि सोशल है। कैसे? सेक्स का मतलब है कि सिर्फ ये निर्धारित करना कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, हमें डिफाइन करने के लिए सेक्स का यूज होता है, डिफाइन करने के लिए हम मेल हैं कि फीमेल हैं। और जेंडर जो है ये समाज तय कर देता है, जिसमें हमारे रोल, हमारी भूमिका तय की जाती है। हम लड़के हैं, हमारे अलग काम होंगे, लड़कियां हैं, उनके अलग काम होंगे। ठीक है, तो जेंडर, अगर सेक्स लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो जैविक हो जाता, जिसमें सिर्फ ये तय होता है मेल फीमेल, रोल नहीं उसमें डिसाइड किए जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जैविक तब होता जब सेक्स होता। जेंडर क्या है? जेंडर हमारा सामाजिक निर्मित है। जेंडर क्या है? जेंडर प्रमुख रूप से सामाजिक निर्मित, यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर वो नहीं है जो हम जन्म से जैविक रूप में होते हैं, जैसे लड़का या लड़की,
वो सेक्स हो गया, बल्कि जो जेंडर है जो समाज हमसे अपेक्षा करता है, यानी हमें लड़का या लड़की के रूप में कैसे बर्ताव करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, वो सब समाज तय कर देता है। हमारे उदाहरण हमारे रोल, हमारी भूमिका समाज तय कर देता है, वो जेंडर हो गया। ठीक है, जो जेंडर सामाजिक निर्मित होता है। और जैसे लड़कों को बहादुर मजबूत होना सिखाया जाता है, लड़कियों को कोमल मृदुभाषी संवेदनशील बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो जेंडर को समाज निर्मित करता है। ठीक है, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक अपेक्षाएं, सामाजिक भूमिकाओं का परिणाम ही तो जेंडर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या कहता है प्रश्न? कहता है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, ध्यान में रखिएगा, विद्यार्थी बेचारे अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं। ठीक है, अलग अलग समाज के बच्चे हो सकते हैं, है ना, और कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं। ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टीचर को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। नहीं, देखिए, विविध बच्चे आए हैं, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हैं। जब बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग रुचि क्षमता योग्यता के बच्चे हैं, अलग अलग समाज संस्कृति से आए हैं, तो उनके लिए आप जो है स्टैंडर्ड कैरिकुलम कैसे लगा दोगे, मानकीकृत पाठचर्या कैसे लगा दोगे? मानकीकृत पाठचर्या का मतलब होता है कि सबके लिए एक ही पाठचर्या, सबके लिए एक ही किताब। ठीक है, ऐसे समझो, सबके लिए एक ही किताब पढ़नी है। तो सारे बच्चे एक किताब कैसे पढ़ सकते हैं, एक सिलेबस कैसे पढ़ सकते हैं भाई? कोई बच्चा कमजोर है, कोई एवरेज है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई दृष्टिबाधित भी हो सकता है, कोई विकलांग भी हो सकता है, दिव्यांग हो सकता है। तो सब बच्चों को आप एक डंडे से नहीं हाँक सकते, सबके लिए एक ही मानकीकृत पाठचर्या आप नहीं अपना सकते, क्योंकि जो मानकीकृत पाठचर्या होती है ये एवरेज बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है। अब एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग आपने तैयार किया है, बच्चे उसमें कमजोर भी हैं, बच्चे प्रतिभाशाली भी हैं, तो सबके लिए एक मानकीकृत पाठचर्या नहीं हो सकती। इसलिए जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, अलग अलग फ्लेक्सिबल आपका करिकुलम होना चाहिए। गलत है। मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है? बिल्कुल नहीं रखती। ये तो सबके लिए सेम होती है। स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए एक ही पाठचर्या होती है। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, ए और आर दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? देखिए, रचनात्मक आकलन क्या है भाई? रचनात्मक आकलन का मतलब है सत्र के अंत में किया जाता है। ये तो देखिए, रचनात्मक आकलन आपका सत्र के अंत में नहीं किया जाता, सत्र के अंत में किया जाता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन कह दो चाहे योगात्मक मूल्यांकन कह दो, इंग्लिश में इसको समेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान कर लो, लिख लो इसको। ठीक है, ये जो योगात्मक मूल्यांकन है, समेटिव असेसमेंट है, ये बिल्कुल लास्ट में किया जाता है जब एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो गए, तो उस जो एग्ज़ाम ले लिया गया, ठीक है, वो आपका समेटिव एवेल्युएशन हो गया, लास्ट में कर लिया गया आपका। ठीक है, आकलन कि आप कैसे हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन में तो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है, मानकीकृत परीक्षण इसमें नहीं होता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये आपका रचनात्मक आकलन है। इसका मतलब है कि जो रचनात्मक आकलन है ये आपका, जैसे आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, यहाँ तक कि क्लास में आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसके बीच बीच में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है कि हमने चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अब हम बच्चों से पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ हमने क्या बताया। बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसका तत्काल हल भी निकाला जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तत्काल निकाला जाता है ताकि बच्चा तुरंत सीख पाए। ठीक है, तो ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि तुरंत जब बच्चा सीख रहा होता है उसी समय यह आकलन किया जाता है, ताकि बच्चे को अगर कहीं समस्या भी है तो तुरंत उसका हल निकाल लिया जाए। ठीक है, जैसे क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछ करके, कोई प्रोजेक्ट हमने दे दिया कि जो हमने आज पढ़ाया था उसी का प्रोजेक्ट कोई करवा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा दिया, जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसी पर ग्रुप डिस्कशन करवा दिया, डिबेट्स करवा दी, ये सब होता है रचनात्मक आकलन में। ठीक है, केवल एक विशेष शिक्षक द्वारा किया जाता है? नहीं, ये जो रचनात्मक आकलन है ये किसी भी टीचर के द्वारा किया जा सकता है, और कभी कभी तो जो आपके साथीगण होते हैं
वो आपस में एक दूसरे का आकलन कर लेते हैं, या खुद भी आप अपना आकलन कर सकते हैं कि मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ मुझे समस्या आ रही है, ठीक है, और इसको मैं कैसे बेहतर सीख सकता हूँ। तो ये अपने आप भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हो जाते हैं आपके गलत। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। हम कैसे बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जहां बच्चा चीज़ों के बारे में, टॉपिक के बारे में गहराई से सोचे, ठीक है, और उस पर एनालिसिस करे और उसका मूल्यांकन करे, उसके गुण दोष को जाने, एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करता है बच्चा। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग अगर डेवलप हो जाती है तो एक ही पॉइंट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, एक सही डिसीजन ले पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के अंदर में कौन से उपागम से समालोचनात्मक चिंतन को हम बढ़ा सकते हैं। बंद अंत वाले तथ्य पर आधारित क्वेश्चन देकर, देखिए जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इसमें बच्चे को सोचने समझने की जरूरत ही नहीं होती। हमने क्वेश्चन पूछ लिया भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चे ने राइट आंसर दे दिया मोदी जी, ठीक है। इसमें ना तो बच्चे ने कोई सोचा, ना कोई एनालिसिस की बच्चे ने, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाया, ये ठीक नहीं है। इससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना, ये पॉइंट हमारा सही है। यदि हम बच्चे को हेल्प करते हैं डेवलप करने के लिए हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है अगर हम बच्चे को कोई ऐसा टॉपिक दें जिसमें बच्चा अपने आप अनुमान लगाए, चीज़ों को क्या करे, अपने आप अनुमान लगाए, ठीक है, या जैसे हमने कह दिया ऐसा क्यों है, ठीक है, तो बच्चा उस क्यों का उत्तर सोचने के लिए मजबूर हो जाए, गहराई से सोचे, एनालिसिस करे, वो होती है परिकल्पना। जैसे मान लीजिए जब हम किसी भी चीज़ को देकर के बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम कह दें कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे बच्चा सोचने पर मजबूर होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कोई राइट आंसर तो है नहीं, फैक्चुअल आंसर तो है नहीं, ठीक है। अगर हम कह दें कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, या तुम्हारा अनुमान क्या है, जब हम ये कहते हैं तुम्हारा अनुमान इस पर क्या है, तो और ज़्यादा गहराई से आदमी सोचता है ना। तो हम बच्चों की सोचने की क्षमता वहाँ पे बढ़ा रहे होते हैं, यही होता है परिकल्पना बनाना, ठीक है। ऐसी बात क्लियर है। अब जैसे अगर टीचर कह दे अगर एक पौधे को पानी ना दें और एक को रोज हम पानी दें तो क्या होगा, तो बच्चा इसका कोई राइट आंसर, एकदम फैक्ट आंसर तो दे नहीं देगा कि पानी देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे तो सूख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल आंसर तो है नहीं। यहाँ पे बच्चा सोचेगा और जवाब देगा, कहेगा शायद बिना पानी वाला पौधा सूख जाएगा, शायद दोनों में फर्क नहीं होगा। यही बच्चा क्या है, एक यहाँ पे परिकल्पना बना रहा है कि शायद सूख जाएगा या नहीं सूखेगा, यानी वो अनुमान लगा रहा है कि आगे क्या हो सकता है। इससे बच्चे के अंदर क्या होती है, जो थिंकिंग पावर होती बढ़ती है, बच्चा रीजन खोजने का प्रयास करता है। परिकल्पनाओं में क्या करता है बच्चा, कारण क्या है ये खोजने की कोशिश करता है, ठीक है। वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर आती है। अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, हम अभिसारी को कभी बढ़ावा नहीं देंगे, हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देंगे। केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ना, ये तो फिर रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग की बात हो जाएगी, इसको हटा देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे बेस्ट है। इस ऑप्शन को मैंने इतना इसलिए समझाया क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो अनुसूचित जनजाति से बच्चे आ रहे हैं, यदि आप उनको महसूस कराना चाहते हैं कि आप भी क्लास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप भी क्लास में शामिल हैं, या आप उनको महसूस कराना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। यानी कि आपकी क्लास में कोई स्पेशल ग्रुप है, कोई प्रमुख ग्रुप है, जो वो चाहेगा वो आप पढ़ाएंगे। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे इनको लगेगा कि हमारी अवहेलना हो रही है, हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आप सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो आपका एक डोमिनेंट ग्रुप चाहता है। ऐसा हम नहीं करेंगे, हमें इनको शामिल करना है। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी करेंगे। भाई जब आप इनकी संस्कृति के ज्ञान, इनके अनुभव को अनदेखा करेंगे तो बच्चों को कहाँ महसूस होगा कि हम भी क्लास में इम्पोर्टेंट हैं। हम इग्नोर नहीं करेंगे बच्चों को, हमें शामिल करना है। उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो उनकी अपनी भाषा में तैयार हो, ठीक है, वो बच्चों के सामने रखा जाए। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि उन्हें उनकी अपनी जो मातृभाषा है, जो उनकी
स्थानीय भाषा है उसमें समझाओ, ठीक है। उनके जो अनुभव हैं, उनकी संस्कृति परंपरा, उसको सम्मान देना है, ना कि अनदेखा करना, ठीक है। और जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है, उसमें सिखाने से बच्चा न सिर्फ बेहतर समझता है बल्कि वो अपने आप को एक सम्मानित और जुड़ा हुआ भी महसूस करता है कि मेरी लैंग्वेज में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, यानी कि मैं भी क्लास में इम्पॉर्टेंट हूँ, ठीक है, मेरा भी कोई यहाँ पे वजूद है। ओके, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। नहीं, दूरी बिल्कुल नहीं बनाएंगे भाई, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है वो क्या है? लिखने में उसको दिक्कत होगी? नहीं, लिखने में दिक्कत होती है डिस्ग्राफिया को। जो बच्चा डिस्ग्राफिया से डिस्ग्राफिया से संबंधित है या ग्रसित है, उसको लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं डिसलेक्सिया वाले? नहीं। पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं? नहीं। यही तो दिक्कत होती है, बेचारे पढ़ने में तो समस्या रहती है, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि इनको ये डिसलेक्सिया से ग्रसित हैं बेचारे। गॉड को डॉग पढ़ देंगे, वॉज को सॉ पढ़ देंगे, ठीक है, पी को क्यू पढ़ देंगे। ये समस्या होती है डिसलेक्सिया वालों को, पढ़ने में इनको दिक्कत रहती है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? ऐसे बच्चे जो कौन हैं? जिनको दिखने में दिक्कत है, जिनको देखने में दिक्कत है। रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, क्या ये उनके लिए बाधा है? नहीं, ये तो उनके लिए अच्छी बात है कि उनके लिए आप अच्छी सुनने वाली सामग्री यूज कर रहे हो। बेचारे देख नहीं पाएंगे, कम से कम सुन तो रहे हैं, ये तो ठीक है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ये उनके समावेशन के लिए अच्छी चीज़ है, ये बाधा नहीं है। दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, ये भी उनके लिए अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ आपकी विजुअल है, मान लीजिए जो मैप वगैरह हो गए, जो भी चार्ट पेपर है, ठीक है, अगर उस चीज़ को आप समझा रहे हैं ओरली, ये उनके लिए अच्छी चीज़ है कि आप उसका वर्बल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। भाई कोई चीज़ है वो छपी है तो बाकी बच्चे तो देखकर समझ लेंगे, अब इनके लिए वो छपी हुई चीज़ जो है वो अगर आप ओरल समझा देंगे तो इनके समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाधा कौन सी चीज़ है? लिखित या मुद्रित सामग्री, जो भी प्रिंटेड चीज़ें हैं, जो रिटन में चीज़ें हैं, वो इनके लिए बाधा है, वो इनके किसी काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेचारे देख तो सकते नहीं है, जब देख नहीं सकते तो लिखा हुआ इनके लिए बेकार है। प्रिंटेड चाहे कितना भी सुंदर बना हो प्रिंट, इनके लिए बेकार है। ये सारी चीज़ें इनके लिए बाधा बनती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार से संबंधित है? देखिए, उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता या फिर सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। क्या ध्यान अभाव और अतिसक्रियता विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD से रिलेटेड बात हो रही है? आपको बताते चलें, ध्यान लिखिए, पेज कॉपी कलम लेकर रखिए, लिख लीजिए। ADHD में मुख्य रूप से अवधान की कमी होती है, ठीक है, और बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो होता है दृढ़ आवेगशीलता, वो है दृढ़ आवेगशीलता। ये तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं ADHD की, तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। तीन मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? बच्चे में ध्यान का अभाव, ये बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पर। हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक जगह टिक नहीं सकते, अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना मुश्किल होता है, ठीक है, धैर्य इनके अंदर होता नहीं है। ये सारी चीज़ें, हाइपर एक्टिव होते हैं। और आवेगशीलता का मतलब है कोई भी काम बड़ा जल्दी जल्दी करने लगते हैं, बिना सोचे समझे कोई काम कर देते हैं, बड़ा जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, इसे कहते हैं दृढ़ आवेगशीलता। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ADHD में, ध्यान अभाव, अतिसक्रियता और आवेगशीलता। ये तीन मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? ADHD की। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाई अटेंशन होता नहीं इनका, ध्यान इनसे लगता नहीं है। लो एक्टिविटी नहीं, हाई एक्टिविटी होती है। सुनने के लिए धैर्य इनके पास बिल्कुल नहीं है, पैसेंस की तो बात ही मत करो इनके सामने। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। आज का प्रश्न कहता है भाई, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है इनके अंदर, वेरी गुड।
उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, बड़ा ही जल्दी से और बहुत ही गहराई से समझने की योग्यता इनके अंदर होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। क्रिएटिविटी की कमी नहीं भैया, क्रिएटिविटी की कमी नहीं, बहुत क्रिएटिविटी होती है, नई चीज़ें सोचने में, बनाने की क्षमता बहुत होती है इनके अंदर, ठीक है। बहुत गहरी जिज्ञासा होती है, ठीक है। बाधित संप्रेषण कौशल बाधित नहीं होता, संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। और जो मान लीजिए ये 8 साल के हैं और दूसरा अगर 15 साल का है तो 15 साल वाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे। दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल नहीं होती, नकल नहीं करते, ये अपना ही विचार रखते हैं, ठीक है। तो उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता इनके अंदर होती है, चीज़ों को बड़ा जल्दी से और गहराई से समझ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए भाई, कहता है एक टीचर को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, एक टीचर को कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, चीज़ों को कनेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ाना चाहिए। मैं दोनों शब्द अभी समझाऊंगा, कनेक्टेड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्या है। सीखना एक निष्क्रिय नहीं, सीखना सक्रिय प्रोसेस है। आर काट दो, ए सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। अब ये जो दो शब्द आए हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो संबद्ध होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। संबद्ध का मतलब यहाँ पे क्या है समझिए। देखिए, संबद्ध का मतलब होता है जो टॉपिक की जो अलग अलग जानकारी आप दे रहे हैं ना, वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो बात पहले समझाना जरूरी है वो पहले ही समझाई जाए, और जो आप नई चीज़ पढ़ा रहे हो उसको पहले ज्ञान से जोड़ा जाए, यानी नई जानकारी को पहले की जानकारी से जोड़ दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ाओ। अगर मान लीजिए आप पौधों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पौधों के जो पार्ट्स होते हैं, फिर पत्तियों की संरचना कैसी होती है और सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसके ये सारी चीज़ें पढ़ाओ आपस में कनेक्ट करके। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ाइए, यानी एक बात दूसरी से जुड़ी हुई होनी चाहिए, आपस में कनेक्ट होनी चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी जो आप दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, यानी कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो पहले आप उसकी परिभाषा बताओगे, फिर उसकी विशेषताएं बताओगे, फिर उसका प्रोसेस बताओगे, एग्जाम्पल दोगे, इंपॉर्टेंस बताओगे, यूज़ बताओगे उसका, तो वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। ए सही है, आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संज्ञान के समकालीन सिद्धांत, समकालीन मतलब जो आज के सिद्धांत हैं, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार मेमोरी क्या है। आज के सिद्धांत कहते हैं मेमोरी क्या है, निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम। नहीं, ये गलत पॉइंट है, विवेचना करने में भी सक्षम है, ठीक है, और निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आज की मेमोरी जो है वो निर्माण करने में, विवेचना करने में, दोनों में सक्षम है, ठीक है। कैसे सक्षम है समझाते हैं। स्मृति, किसकी बात हो रही, स्मृति यानी मेमोरी, सिर्फ जानकारी को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये सिर्फ दिमाग में इकट्ठा करने का प्रोसेस नहीं है कि सारी जानकारी को दिमाग में इकट्ठा कर लिया, सिर्फ इतना काम नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जो इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट भी करती है। क्या करती है, जो जानकारी को कंस्ट्रक्ट भी करती है। जैसा कि यानी कि जब हम किसी भी कहानी को याद करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों को याद नहीं रखते, बल्कि उसका मेन थॉट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमोशंस के आधार पर अपना भी तो एक मीनिंग क्रिएट करते हैं, अपना भी तो अर्थ बनाते हैं। तो वो क्या है कि हम निर्माण करते हैं चीज़ों का, ठीक है। जैसे प्याजे ने क्या कहा, प्याजे कहते थे कि बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चे कौन हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं, यानी कि बच्चा सिर्फ जानकारी को याद नहीं करता बल्कि एक्टिव रूप से सोचता है, एनालिसिस करता है, अपने ज्ञान को स्वयं बनाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया सर, ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात की ज्ञान जो है वो ज्ञान बच्चा खुद निर्मित करता है। विवेचना क्या मतलब हो गया, विवेचना का मतलब होता है किसी भी, कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको गहराई से एनालिसिस करना, उस पर सोचना, उसका अर्थ निकालना, फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचना, यही तो है विवेचना करना। जैसे अगर कोई बच्चा किसी कहानी को पढ़ता है और पूछता है कि इस कहानी में इस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, तो ये क्या है, ये विवेचना हो जाएगी।
कि बच्चे ने कहानी को पढ़ा है, अब वो पूछ रहा है कि इस कैरेक्टर ने इसको ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो ये विवेचना हो जाएगी। वो केवल कहानी याद नहीं कर रहा है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक साइंस की बात करूँ, अगर हम साइंस का टॉपिक लें, जैसे साइंस में बच्चा देखता है कि पौधा जो है वो धूप में जल्दी बढ़ता है, वो कहता है शायद पौधे को सूर्य से ऊर्जा मिलती है इसीलिए वो जल्दी बढ़ता है। ये भी एक विवेचना है, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं ज्ञान के निर्माता हैं और बच्चे विवेचना दोनों करने में हमारी मेमोरी हेल्प करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। यदि बच्चों के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज आपको प्रमोट करना है तो स्कूल को क्या करना चाहिए, चाइल्ड सेंट्रिक जो प्रविधियां हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं उनका यूज करना चाहिए, परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं। यदि आप बच्चों के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को प्रमोट करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर ज्ञान का निर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधियों को यूज़ करना होगा जो बच्चों के हिसाब से हों, है ना। बाल केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी को क्या होता है, बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है ना, उसके ऊपर विचार करता है, क्वेश्चंस पूछता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे ज्ञान का निर्माण करने का उसको अवसर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो होनी चाहिए। अगला प्रश्न लीजिए भाई। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक विकल्प का हिस्सा नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक विकल्प का हिस्सा नहीं है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग गाइडलाइंस। देखिए सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन के 3 मुख्य घटक होते हैं। क्या होता है, सार्वभौमिक जो अधिगम डिजाइन है हमारा, जिसको हम यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहते हैं, इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सहभागिता के बहुविध साधन, यानी कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। कहने का मतलब है बालकों को, बच्चों को सीखने में इंटरेस्ट लेने के लिए और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। बहुविध साधन यानी कि हम बच्चों को अलग अलग विधियों से सिखाएं, बच्चों को अलग अलग विधि के माध्यम से इंगेज करें। जैसे कुछ बच्चे सुन करके बढ़िया सीख रहे हैं, कुछ डायग्राम के माध्यम से बढ़िया सीख रहे हैं, ठीक है, और कुछ पिक्चर्स के माध्यम से, तो इस और कुछ खेल के माध्यम से बढ़िया सीख रहे हैं, कुछ लैब में ले जा करके बढ़िया सीखते हैं। तो अलग अलग विधियां अपनानी है बच्चों को इंगेज करने के लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, उसको कई तरीकों से बच्चों के सामने रखना ताकि हर बच्चा उसको समझ पाए। अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके, यानी कि विद्यार्थी अपनी समझ को अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर सकें। ये 1, 2, 3 ये 3 मेन इसके घटक होते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के, सार्वभौमिक अधिगम डिज़ाइन के। ये इसका घटक नहीं है, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। भेदभाव के बहुविध तरीके, यानी कि भेदभाव करने के अलग अलग तरीके अपनाओगे, इसका तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए इसको हटा दो। ये 3 याद कर लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो कि जो है सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन, जो सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन के 3 मुख्य घटक होते हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के 3 मुख्य घटक होते हैं, सहभागिता के बहुविध साधन, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन और अभिव्यक्ति के बहुविध साधन। ये 3 होते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, जिसका यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है। हम अगला प्रश्न लेंगे और प्रश्न नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ानी है, किसके माध्यम से बढ़ाओगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से, फंक्शनल फिक्स्डनेस के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय रिस्पॉन्स सेट के माध्यम से, या कन्वर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से। बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जाएंगे, जहां बच्चा एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करता है और किसी भी टॉपिक को, पॉइंट को कई दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा बहुत गहराई से सोचता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन पावर उसकी होती है, बच्चा नई डायरेक्शन में सोचता है, ठीक है। तो ये समस्या समाधान के लिए सबसे बेस्ट है।
फंक्शनल फिक्सनेस, इसका मतलब है कि कार्यात्मक स्थिरता, एक काम का एक सवाल का एक ही सॉल्यूशन है, एक प्रॉब्लम एक ही तरीके से हल हो सकती है, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका, वही पॉइंट, वही बात ये भी करता है। बेस्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। आज का 26 नंबर क्वेश्चन के देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। बात ठीक है कि बच्चा स्कूल आया है तो आजकल के सिद्धांत ये नहीं कहते कि बच्चा कोरी स्लेट है। आज के सिद्धांत कहते हैं कि बच्चा स्कूल आया है तो वो अपने एटमॉस्फेयर से, अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता से, अपने वातावरण से वो अपना ज्ञान लेकर के आया है। हमें उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, उसी के आधार पर बच्चे को नया ज्ञान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा स्कूल आया है, उससे पहले ही उसने कुछ सिद्धांत बना लिए हैं। ठीक है, बात तो ठीक है। क्या सिद्धांत बना लिए हैं, कौन से होते हैं सहज सिद्धांत, पहले इसी को समझ लो। देखिए, बच्चा स्कूल आया है, उससे पहले, जब उसने स्कूल आना शुरू किया उससे पहले अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करता है बालक। उसके दिमाग में कुछ ऐसे सामान्य नियम या बातें होती हैं जो उन्हें ये समझने में हेल्प करती हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है, और ये दुनिया कैसे चलती है यही सहज सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे उसने ये तो समझ लिया कि ये सब कैसे चल रहा है, तो वो छोटे छोटे नियम अपने आप बना लेता है जो कि बिना पढ़े लिखे खुद ही वो समझ लेता है। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पे लूँ तो जैसे बच्चा देखता है कि अगर वो कोई चीज़ गिराए तो वो नीचे ज़मीन पर गिरती है, उसे समझ में आ जाता है कि चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं। ये समझना बिना किसी को बताए या बिना पढ़े लिखे उसके दिमाग में पहले से ही होती है कि कोई भी चीज़ें ऊपर से गिराओगे तो नीचे गिरेंगी। तो ये एक सहज सिद्धांत उसने अपने अंदर बना लिया, यही होता है। ठीक है, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है, इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। उसी के बेस पे हम बच्चे को नया ज्ञान देंगे। जैसे बच्चे ने एक सहज सिद्धांत बना लिया कि हम चलेंगे तो ये सूरज हमारे पीछे पीछे आएगा। ठीक है, ये सन जो है ये हमारे पीछे पीछे आएगा। ठीक है, या ये घूमता है, ये चक्कर लगाता है। उसने अपना एक सिद्धांत बना लिया कि सन जो है पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, और ये दिन भर इधर से इधर घूम जाता है। ये अब इसको हमें बिल्कुल अनदेखी नहीं करनी है, इसके बेस पे उसको नया ज्ञान देना है कि एक्चुअल में सन एक ही जगह पे पृथ्वी घूम रही है, ये हमको उसे समझाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। ये पॉइंट हमारा सही है कि बच्चे के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, नहीं कहाँ गया, ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत ढूंढना है इसमें। ठीक है, गलत ढूंढना है। देखिए, कहता है भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती हैं। लैंग्वेज कितनी कठिन लिखी है, देखो। भावनाएं, हमारी इमोशंस, कौशलों को, स्किल्स को प्रक्रमित करने वाली, यानी कि प्रोसेसिंग, इसके कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, हम जब किसी भी जानकारी को समझते हैं, उसको याद रखते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स के जरिए होता है। किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो इन सभी प्रक्रियाओं पर, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल है, इस पर जो हम चीज़ को समझ रहे हैं, हम इसको याद कर पा रहे हैं, हम उस पर डिसीजन ले रहे हैं, इन सब पर ये अपना प्रभाव डालती हैं हमारी इमोशंस। ठीक है, इससे हमारी जो प्रक्रिया है वो तेज भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे भाई? अगर एक बच्चा भावनात्मक रूप से अच्छा है, इमोशनली अच्छा फील कर रहा है, तो वो चीज़ों को जल्दी समझेगा। भाई क्या करेगा? वो चीज़ों को जल्दी समझेगा, तेज गति से समझेगा। अगर वो दुखी है, परेशान है, तो वो उतने अच्छे ढंग से नहीं सीख पाएगा। ये ऑप्शन सही है। कह रहा है सही नहीं है, तो ये यहाँ पे सही है, हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब कहता है भावनात्मक विकास पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, हमारा जो भावनात्मक विकास है, जो भावात्मक विकास है, भावात्मक विकास का मतलब है भावनाओं को समझना। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? भावनाओं को समझना, उन्हें दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरे की भावनाओं को पहचान लेना और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना, ये। ठीक है, तो इसका हमारे पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे पर्यावरणीय कारक, यानी कि बच्चा कैसे एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा है, वही तय करता है कि उसका भावात्मक विकास कैसा होगा।
अब जैसे आपके परिवार का यानी कि घर परिवार का एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर घर में प्यार और एक दूसरे का सहयोग है तो बच्चा भावात्मक रूप से संतुलित रहेगा। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंसा है, एक दूसरे मारपीट होती है, तो बच्चा डरपोक बन जाएगा, चिड़चिड़ा बन जाएगा, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, है ना। एक बच्चा जिससे माता पिता प्यार से बात करते हैं तो दूसरों से भी अच्छे से ही पेश आएगा। हमारा जो इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है इस पर विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है ना। टीचर का व्यवहार कैसा है, हमारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, कक्षा का माहौल कैसा है, ये सभी हमारी इमोशंस को प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगर स्कूल में डर का माहौल है तो बच्चे के जो इमोशंस हैं वो दब जाएंगी। स्कूल में खुलापन है, एक दूसरे का सहयोग होता है, तो बच्चे की भावनाएं खुल करके बच्चा अपनी भावनाएं टीचर के सामने रखेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है भैया, यही तो है। नहीं, कौन सा नहीं, ये वाला। भावनाएं और संज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। भाई अगर आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। यदि आप इमोशनली अच्छे नहीं है तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा। दोनों चीज़ें, इमोशन और कॉग्निशन, आपस में जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी खूब समझाया है। यदि आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है, तो आप दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ये गलत है, स्वतंत्र नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। देखिए ये भी सही है, अगर बच्चा खुश है तो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और अगर नहीं खुश है तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। आपस में तो नहीं, कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं। आज का 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए जिज्ञासा, जहाँ बच्चा खुद जानने के लिए इच्छुक है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जहाँ बच्चा पढ़ने के लिए खुद इंटरेस्ट ले रहा है, उसका अपना मन है, मर्जी है, उसकी इच्छा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। स्पष्टता के लिए चाहत, वो अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उसका डाउट्स हैं, वो उसको क्लियर करना चाह रहा है, तो ये उसकी आंतरिक इच्छा है। पुरस्कार पाना, ये बाहरी इच्छा है। आप पुरस्कार पाने के लिए पढ़ रहे हैं, बाहरी इच्छा है। स्कूल में पिटने से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, बाहरी है। ठीक है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, ये बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सीखना अधिक प्रभावी होता है, लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, अगर विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। ये बात तो सही है, अगर हम किसी भी चीज़ को बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाते हैं तो बच्चा उसको लंबे समय तक याद रख पाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, कहता है एक अनुकूल या समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। एक अनुकूल समर्थित वातावरण, समर्थित मतलब जिसमें बच्चा एक दूसरे का सहयोग कर रहा हो, है ना, ग्रुप में सीख रहा हो और एक दूसरे की मदद कर रहा हो, ऐसा समर्थित सीखने का वातावरण बनाना है। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, बात तो ठीक है। विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं, नहीं, हम विद्यार्थियों से कम अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, हम विद्यार्थियों से उचित अपेक्षा रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होनी चाहिए। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचेंगे नहीं, हम महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड फीडबैक बच्चों को देंगे। मास्टरी ओरिएंटेड का मतलब होता है जहां बच्चा किसी चीज़ में अपने आप को महारत हासिल करने के लिए जब उसको पढ़ता है तो उसको महारत उन्मुख कहते हैं। विद्यार्थियों को कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, गलत बात है। हम बच्चों को स्वतंत्रता देंगे, हम उसको फ्रीडम देंगे बच्चों को अपने विचार रखने के लिए, अपनी चीज़ों को समझने के लिए। हम उस पर हर समय डंडा लेकर नहीं बैठे रहेंगे, ये गलत है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। क्या होता है कि इससे बच्चा सहयोग करना सीखता है, ग्रुप में काम करना सीखता है, दूसरे की हेल्प करना सीखता है। इससे बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चा दूसरे के विचारों को सुनता है, अपने विचारों को रखता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी थी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।